हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश के ऊपर आधारित क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो कल हमने 24 मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। आज प्रकाश के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का रंग निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति व आयाम दोनों पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लें। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है, कई सारे सिद्धांत इसके बारे में दिए गए हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, कुछ सिद्धांत कहते हैं प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, और कई जगह पर तो ये भी है कि प्रकाश जो है वो डुअल नेचर रखता है। ठीक है, दोनों तरह का व्यवहार करता है। कहीं पर ये कण की तरह व्यवहार करता है, कहीं पर ये तरंग की तरह व्यवहार करता है। अब जो प्रकाश की बात की जाए, सूर्य का प्रकाश अगर लिया जाए तो उस सूर्य के प्रकाश के कई सारे भाग होते हैं। कई सारे भाग से मतलब है कि कुछ भाग जो आपको दिखाई देता है उसको विजिबल भाग या दृश्य भाग या विजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, और ये नहीं है कि केवल जितना भाग आपको दिखाई देता है, यानी विवग्योर जो 7 कलर आपको दिखाई देते हैं वो केवल 7 ही कलर हैं। उनके आगे और पीछे दोनों तरफ भी प्रकाश के भाग रहते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बारे में इसमें एक डायग्राम दिखाएंगे, उसके बारे में उसके बाद क्लियर कर लेंगे। तो मेन रूप से जो प्रकाश आपको दिखाई देता है उसकी तरंगदैर्घ्य निश्चित होती है। कितनी तरंगदैर्घ्य होती है? जो उसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो आपको विजिबल है वो होता है 4200 एंगस्ट्रॉम से लेकर, यानी 4200 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका 7800, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये वैल्यू इसकी प्लेस रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी वैल्यू चलती हैं आपकी एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम जो होता है ये बहुत ही छोटी दूरी का मात्रक होता है कि अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर इतना उसकी वैल्यू रहती है। तो इस ऑप्शन में आपने देखा कि प्रकाश का रंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें आंसर आप लिखेंगे इसकी तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है उसका। ठीक है, अगला वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो विक्षेपण क्षमता जो है ये प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। प्रिज्म जो होता है वो प्रकाश की किरण को श्वेत यानी श्वेत प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म के एक सरफेस पे गिराई जाए तो दूसरे सरफेस पर प्रकाश जो है 7 रंग, वही 7 रंग विवग्योर जिन्हें बोलते हैं आप, ठीक है, उन विवग्योर के यानी 7 कलरों में वो उनको डिवाइड कर देता है। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? ये प्रिज्म के पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम की तरंगदैर्घ्य की परास की सीमा क्या है? ठीक है, तो दृश्य प्रकाश अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि उसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा जो है वो 4200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम यानी 7800 एंगस्ट्रॉम रहती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो नियर अबाउट है वो कितना रहेगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। तो मेन जो मैंने आपको बताई वो बहुत ही अगर ऑप्शन में वो ना दे रखा हो तो उसके आसपास जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को आप प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवरक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का क्रम है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इन ऑप्शंस में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻3 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस तरह से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो वैल्यू आपके पास दे रखी है उस वैल्यू में आपकी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की जो मान है ये मान आपका माना जाएगा। और इस मान को अगर सेंटीमीटर से मीटर में भी अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर 10⁻⁻6 मीटर वैल्यू आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास में आई, तो उसका ऑप्शन हुआ 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, 29 क्वेश्चन पे आते हैं। अवरक्त वर्णक्रम स्थित होता है। 29 क्वेश्चन कह रहा है अवरक्त वर्णक्रम स्थित कहाँ पर होता है? तो उसके वजह से मैंने आपको बताया कि जो सूर्य का प्रकाश आपको मिलता है, ठीक है, तो उसके कई सारे भाग होते हैं, कई सारे क्षेत्र होते हैं। तो कुछ भाग जो आपको दिखाई देता है दृश्य, बाकी के जो ये भाग बचे ये कुछ भाग लाल के पीछे होता है, कुछ भाग बैगनी के पीछे होता है। ठीक है, बैगनी के आगे कह लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से पराबैंगनी क्षेत्र यानी वॉयलेट कलर के इधर वाला रीजन और रेड कलर के इधर वाला रीजन जो है, इधर वाला क्षेत्र जो है इंफ्रारेड रीजन बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को पता करते हैं। इस चित्र को आप देख लीजिए, इस चित्र से और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये भाग आपस में बटे रहते हैं। ठीक है, तो आप सामने इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो प्रकाश है उसको कई सारे भागों में बांटा गया है। जो प्रकाश आपको दिखाई देता है वो केवल ये रीजन है,
ये वाला रीजन है जिसको आप विजिबल रीजन कहते हो, ठीक है। अब इस विजिबल रीजन में ये 7 कलर्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज आपको बताई वो आपकी वही 4200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वायलेट के इस तरफ वाला एरिया, इसको अगर कहा जाए तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन है। और अल्ट्रा वायलेट रीजन जो कह रहे हैं, इस अल्ट्रा वायलेट रीजन के भी 3 भाग हैं, अल्ट्रा वायलेट भाग या पराबैंगनी क्षेत्र, ठीक है, एक्स किरणें और गामा किरणें, ठीक है। इसी तरह से अगर रेड कलर के इस तरफ जाएंगे तो इंफ्रारेड रीजन यानी अवरक्त भाग, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें। तो इस वाले चित्र से आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना लीजिए। क्या करिए कि जी लगा दीजिए, जी, एक्स, यू, विजिबल रीजन वी, आई और एम और लास्ट में आर, ये रेंज आप रखनी पड़ेगी आपको। इसको याद करने के लिए कुछ भी समझ लीजिए, एक नंबर की तरह आप इसको याद कर लीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर इसमें हम इस तरफ बढ़ते हैं, अगर आप ध्यान दें तो अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये नीचे जो दे रखी है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है, ठीक है। और इस तरफ अगर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, ठीक है। 10⁻6 10 थी, 10⁻9 8 7, तो इस तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जब गामा रेज से किस तरफ जा रहे हो, रेडियो तरंगों की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति है उसकी कम होती है। और तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें तो तरंग दैर्घ्य उसकी बढ़ती है। क्लियर है। अब देख लीजिए एक चीज़ और, अब ये तरंग दैर्घ्य जो है, ये दोनों चीज़ें जो है वेव से कनेक्टेड हैं। तो वेव यानी प्रकाश को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रकाश जो है वो तरंग का रूप माना जाता है, ठीक है। और तरंग में आवृत्ति एन और उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ रहती हैं। तो ज़्यादा विस्तार से ना पढ़ेंगे। तो एन की वैल्यू आवृत्ति, लैम्डा की फ्रीक्वेंसी, इनका क्रम क्या रहता है, किस क्रम से किस क्रम की ओर है, तो उसके लिए ट्रिक आपको समझ में आ गया। तो उस बेसिस पे अब आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और हर एक भाग में आप ये ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से किस भाग में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो क्वेश्चन हमारा चल रहा था कि अवरक्त भाग किस रीजन में पड़ता है, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अवरक्त वर्णक्रम आपका किस क्रम में स्थित होता है, तो उस चित्र में सीधा स्पष्ट है कि अवरक्त क्षेत्र जो है वो आपका रेडियो और माइक्रो तरंगों के क्षेत्र में स्थित रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा 29 का आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लाल प्रकाश पीले प्रकाश से कैसे भिन्न है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इनकी चाल के ऊपर डिपेंड होता है, इनकी स्पीड जो होती है, प्रकाश के जो रंग हैं, ठीक है, वेवगाइड जो आप जानते हो, तो हर एक प्रकाश का जो रंग है उसकी चाल यानी उसकी स्पीड मीडियम में सबकी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो इसको आप अलग अलग करेंगे तो भिन्नता जो दिखाई दी जाएगी वो ऑप्शन में आपका ऑप्शन रहेगा उनकी चाल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश की हवा में चाल क्या है, विजिबल लाइट वही, ठीक है। तो इसमें सभी कंबाइंड कर लिया उन्होंने रंगों को, और ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार किसी भी वस्तु की प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये अपने अपने किसमें यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ खबरें आई थी कि इससे ज़्यादा स्पीड भी अचीव कर ली गई, लेकिन अभी कोई प्रमाणिकता उस बात की मिली नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि दृश्य प्रकाश की हवा में चाल कितनी होगी, तो उसका ऑप्शन सी है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31, दृश्य प्रकाश की हवा में चाल 3 × 10⁸ 32 पे आइए, निम्नलिखित में सबसे कम आवृत्ति किसकी है। तो जैसे मैंने बताया था उस वाले डायग्राम को, उस वाले चित्र को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और उस वाले भाग में आप देखेंगे कि अवरक्त विकिरण जो होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, इंफ्रारेड भाग जो है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में सबसे कम तरंग दैर्घ्य का विकिरण कौन सा होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य का जो विकिरण है आपका, वो है आपका किसका, एक्स किरणें। एक्स किरणें गामा रेज आती, ठीक है, गामा के बाद एक्स रेज आई थी, ठीक है। तो गामा वाला ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, किसका है, एक्स रेज वाला है, तो उसका ऑप्शन कौन सा वाला से रहेगा आपका, एक्स किरण है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कंप्लीट हुआ। 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखो भाई, माध्यम की बात हो रही है, यहाँ पर मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी भी, अगर निर्वात की बात की जाए या वायु की बात की जाए तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी, सी। अब डिपेंड करेगा उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक को अगर मीटर दिखाते हो तो वैल्यू ये
तो इस तरह से किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर आपको पता करनी है तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, ठीक है। और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी रहा है ये वाला क्वेश्चन। उसमें आपका म्यू की वैल्यू दे देते हैं, कभी न्यूमेरिकल पोर्शन दे देते हैं, तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ रख देंगे और जो मीडियम दे रखा हुआ उसके लिए म्यू की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। केवल म्यू की वैल्यू देने से ही वी का मान वो आपसे पूछ लेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट होगा, इसका आंसर जो है वो बा, यानी C/म्यू। ये ए हटा दीजिए, ए का कोई मतलब नहीं है, सी को ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। फिजिक्स में सी का मतलब है द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और वैल्यू कितनी इसकी होती है, 3 × 10⁸। अब तो याद हो जानी चाहिए सभी को, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा अचीव अभी तक नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं भाई। एक तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 5 वर्ष लगते हैं, तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी होगी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन है। देखो भाई, प्रकाश को आने में लगा समय, ये 5 वर्ष क्या हो गया, आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो आपका लिख देंगे इस समय दे रखा, अभी समय कितना हो गया, 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकेंड में। तो क्या करेंगे, ठीक है, 5 ईयर्स, एक ईयर में 365 दिन या 365 डेज, ठीक है। और 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो उन सबका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर चलें देखें आगे। तो पृथ्वी से दूरी पता करनी है, तो उसमें सिंपल सूत्र जो लगेगा वो लगेगा आपका स्पीड, यानी चाल इक्वल्स टू क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल इक्वल्स टू दूरी अपॉन समय, या स्पीड इक्वल्स टू आप कह लें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो दूरी का मान अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो दूरी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, चाल इंटू समय, ठीक है। अब चाल किसकी, भाई कौन चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, तो प्रकाश की चाल अभी आपने याद कर रखी है कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है जी, ठीक है। तो 3 × 10⁸ हुआ। अब 5 ईयर्स, 5 हो गया, मल्टीप्लाई जैसे मैंने बताया 365, ठीक है। अब 1 डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स, 1 आवर में कितने मिनट, 60, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कितनी इसकी वैल्यू आती है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखेंगे तो इसका ऑप्शन आपका आएगा बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 4.65 × 10⁻13 किलोमीटर में मिलेगी। आपको वहाँ पर मीटर में आएगी, तो कमेंट में आप लिख के दीजिए कि मीटर में इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिनेमा हॉल के पर्दे पर प्रोजेक्टर के बीच की दूरी 5% बढ़ा देने पर पर्दे पर प्रदीपन तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनके आंसर देख के आप उनके मतलब आंसरों को पढ़ के सही उत्तर का पता कर सकते हो, सही आंसर पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि भाई जब डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी, सीधी बात है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन कह रहे हैं बढ़ेगी, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, 10% घट जाएगी। हाँ, अगर ये एक और ऑप्शन घटने वाला और दे रखा होता, मान के चलो उसमें 10 या 20% के 2 ऑप्शन आपके पास में होते, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ता, उसके लिए कैलकुलेशन करते, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो तीव्रता और डिस्टेंस की बात है वो दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं I/d² से। यानी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा करते जाओगे तीव्रता की वैल्यू कम होती जाएगी, स्क्वायर के अनुसार कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज के टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि वाला चैप्टर मैंने बना रखा है, ठीक है, उसका वीडियो बना हुआ है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो ΔI/I × 100, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें परसेंटेज कितनी उसकी घट जाएगी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 ΔD/D × 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5% वैल्यू दे रखी है, ये उसकी पूरी दूरी के बारे में दे रखी है। तो इस वैल्यू का आप लिख देंगे 2 × 5, यानी कितना परसेंट घट जाएगी आपकी, 10% उसकी वैल्यू ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा वाला सही है, आपका द आंसर करेक्ट है कि उसकी जो प्रतिबन तीव्रता है वो 10% घट जाएगी। 37वें क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है परीक्षा में। रेगिस्तान में मरीचिका का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण या पूर्ण परावर्तन, ठीक है ना। तो उसमें छात्रों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो मरीचिका पे आते हैं। मरीच क्या होता है, मरीच होता है रावण का मामा, ठीक है। क्या करने गया था वो एक मृग का रूप बना के गया था, जबकि वो वास्तव में एक राक्षस था, ठीक है। तो वो मृग का रूप बना के गया, यानी जो चीज़ वास्तव में है वैसी वो दिखाई नहीं दे रही। यही रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब वहाँ पर किसी स्थान पर अगर देखें तो पानी होने का आभास होता है, जैसा लगता है यहाँ पर तालाब है, ठीक है। तो उसको हम वहाँ पर मरीचिका बोलते हैं। ये होता क्यों है इसका कारण है आपका
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके द्वारा जो गर्म वायु और ठंडी वायु है वो सघन माध्यम और विरल माध्यम का निर्माण करती है और उसके कारण वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपको दिखाई देती है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ना किसका कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। देखो एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे इसमें एक एक टॉपिक लिखा हुआ है ना, जैसे अपवर्तन है या परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ये अपने में प्रकाश में होने वाली संपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, अगर इन पे मतलब इस सेंटेंस पे एक एक शब्द को हम कह लें, एक एक शब्द पे अगर वीडियो बनाया जाए तो एक एक घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें गागर में सागर भरना है, तो बहुत थोड़े शब्दों में मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए समझ लीजिए जल्दी से कि श्वेत प्रकाश में बुलबुले का श्वेत रंगीन दिखाई पड़ने का जो कारण है वो आपका व्यतिकरण की घटना होती है। ठीक है, व्यतिकरण में दो तरह के व्यतिकरण पड़ते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। खैर इतना ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे जो प्रकाश का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का संचरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर ये सिद्धांत कहा गया है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। क्वांटम सिद्धांत क्या है? इसमें शब्द यानी कि क्वांटा, क्वांटा मतलब होता है द पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का एक बंडल, ऊर्जा के बंडल को हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि प्रकाश जो है वो ना तो कण है, वो क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ये प्रकाश का संचरण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आपका नंबर पहला वाला ही सही है, ऊर्जा पैकेटों या फोटोन के रूप में आगे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंटरफेरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तो फेरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका जो क्वेश्चन है इसमें ये आयाम डिस्ट्रीब्यूशन, आयाम एम्पलीट्यूड यानी आयाम विभाजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आयाम विभाजन के ये इंटरफेरेंस वाले के ही को मेजरमेंट करने वाला उपकरण है, व्यतिकरण की घटना को ही देखने वाला उपकरण है। इसमें आयाम यानी उस तरंगों का, जो तरंगें माध्यम में एक साथ जाती हैं, उन तरंगों के का आयाम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को नापने वाला यंत्र है। इसको हम कहते हैं इंटरफेरोमीटर। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आयाम विभाजन के सिद्धांत पे ये वर्कआउट करता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। प्रकाश के विवर्तन के लिए स्लिट की चौड़ाई की आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर विवर्तन वाली जो घटना है, विवर्तन क्या होता है उसको समझेंगे कि जब भी प्रकाश किसी तीक्ष्ण अवरोध या किनारों पर पड़ता है तो उस पर पड़कर थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस घटना को हम विवर्तन बोलते हैं। क्लियर? और इसमें जो जिस स्लिट से निकल के ये प्रकाश आता है उसको, उसकी चौड़ाई 2d से दिखाते हैं, 2d साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू होता है n इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई d और लैम्डा, ये जो है प्रकाश की कोटि की होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो प्रकाश की कोटि यानी 10⁻⁻10, या जो भी प्रकाश आप नैनोमीटर वाला यूज़ कर रहे हो तो नैनोमीटर का, माइक्रोमीटर में लिए यूज़ कर रहे हो तो माइक्रोमीटर का, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम यूज़ कर रहे हो तो एंगस्ट्रॉम का। तो किसकी होनी चाहिए? प्रकाश की लैम्डा की कोटि की होना चाहिए, यानी 41 का आंसर आपका सही है सा। ओके, 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ध्रुवण कोण थीटा तथा अपवर्तनांक म्यू का सही संबंध बताना है। अब ध्रुवण पर थोड़ा सा समझेंगे। ध्रुवण क्या होता है? सबसे पहले समझिए अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश से भी पहले सामान्य प्रकाश। ठीक है, सामान्य प्रकाश में क्या होता है? एक सामान्य प्रकाश है। सामान्य प्रकाश में ये होता है कि उसके जो वेक्टर होते हैं, ठीक है, वो कंपन सभी दिशाओं में करते हैं। ये एक सामान्य प्रकाश की डेफिनेशन है। किसी भी सामान्य प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं। अध्रुवित, ठीक है, यानी उसके जो वेक्टर के कंपन हैं वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैले हुए हैं। अब इस प्रकाश को हमें ध्रुवित करना है, तो ध्रुवित करने के लिए इस जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं पोलराइड। क्या कहते हैं? पोलराइड। और पोलराइड में किसी एक अक्ष के अनुदिश भाग को काट दिया जाता है और बाकी सब जगह पर एक केमिकल या पदार्थ भर दिया जाता है। ये क्या करेगा? ये केवल इस अक्ष के अनुदिश जो जो वेक्टर होंगे उनको तो अपने में से निकल जाने देगा, उनको अपने में से पारगमित होने देगा, ठीक है, ट्रांसमिट होने देगा, लेकिन बाकी के जो और वेक्टर थे, कंपन कर रहे थे कण, ठीक है, उन सबको क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से अध्रुवित प्रकाश के स्थान पर आपको क्या मिल गया? एक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ। तो ये वाली जो घटना है वो आपकी क्या कहलाती है? पोलराइजेशन कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है? आपकी ध्रुवण कहलाती है। इसको हम
पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए म्यू बराबर टेन थीटा, इसमें जो म्यू देख रहे हो आप, ये अपवर्तनांक है माध्यम का, और टेन थीटा की जगह बहुत सारी जगह पर आई पी भी होता है। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू टेन आई पी बोल देते हैं, आई पोलराइजेशन एंगल या ध्रुवण कोण। तो यहाँ पर इसको थीटा से दिखा दिया, कोई बात नहीं है। अगर कहीं पर आई पी लिखा हुआ भी मिले तो आप समझ जाएंगे, इसको ब्रूस्टर का लॉ भी कहते हैं। ठीक है, किसका लॉ कहते हैं? ब्रूस्टर लॉ है ये। ठीक है, तो ब्रूस्टर के लॉ से हम पता करते हैं कि ध्रुवण कोण आईपी और अपवर्तनांक यानी म्यू में क्या संबंध होता है। तो ऑप्शन आपके सामने था, किसका 42 का आंसर आपका हुआ बा, यानी म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। 43 पे आते हैं। किसी कांच की सतह पर परावर्तित किरण अधिकतम ध्रुवित होगी जबकि वह कांच की सतह पर टकराए, तो उसमें सीधा फिक्स एंगल होता है भाई 57 डिग्री के कोण पर। अगर कोई किरण इस एंगल पर टकराती है तो जो प्रकाश उस पर मिल रहा था, जो अध्रुवित प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा था, तो उससे परावर्तित होकर जो प्रकाश आएगा वो क्या होगा? अधिकतम ध्रुवित होगा। तो कितने डिग्री के एंगल पर होना चाहिए? वो 57 डिग्री के कोण पर ध्रुवित होना चाहिए। 44 पे आते हैं। अध्रुवित प्रकाश में कंपन कैसे होते हैं? तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि अध्रुवित प्रकाश में कंपन जो होते हैं वो क्या एक ही तल में होते हैं, सभी तल में होते हैं, दो तलों में होते हैं, कंपन होते ही नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा? अध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं, सभी तलों में होते हैं। वहीं अगर लिखा हुआ होता ध्रुवित होते हैं तो आप क्या करते? केवल एक तल में होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है भाई? तो कंपन तल और ध्रुवण तल की ये तो चीज़ें फिक्स हैं बेटा, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री? 90 डिग्री कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46। दो समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगें जिनका आयाम समान हो तथा कलांतर शून्य हो, ये तरंगें परस्पर क्या उत्पन्न करेंगी? ये तरंगें उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं? वही समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करेंगी। ऑप्शन आपका आ सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ध्रुवणमापी का प्रयोग। ध्रुवणमापी का मतलब वही है, देखो कोई प्रकाश अध्रुवित से ध्रुवित हुआ है तो उसमें अब कितना कमी रह गई है। ठीक है, तो उसको नापने के लिए दो पोलराइज़र लगे रहते हैं, दो पोलराइज़र लगे रहेंगे, उसके द्वारा हम उनको एक को घुमाने पर देखेंगे कि उससे निर्गत जो प्रकाश है वो ध्रुवित हुआ है या नहीं होता। ठीक है, तो वो ध्रुवण घूर्णक नापने के लिए इस ध्रुवणमापी का प्रयोग किया जाता है। तो 47 का ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ध्रुवण घूर्णक नापने के लिए। ठीक है, देखो वही क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें रिवाइज करिए डेली बनाया करिए, देखा करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट करके मुझसे पूछा करिए। ठीक है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी पॉइंट समझना हो तो मैं उससे इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वाले वीडियो में, तो आप उसको कह दिया करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक ऋणात्मक एक अक्षीय क्रिस्टल है। तो यहाँ पर क्रिस्टल वही है जो क्या कर दे? आपका अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल दें। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, तो ऋणात्मक एक अक्षीय क्रिस्टल की बात कही गई, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा कैल्साइट। कैल्साइट जो है वो एक ऋणात्मक अक्षीय क्रिस्टल होता है जिसके द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 24 क्वेश्चन हमने लाइट के कंप्लीट किए। इसके अगले वाले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग मतलब 500 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है। इन 500 क्वेश्चन से बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा समझने में, स्टार्टिंग में जिन लोग फिजिक्स में थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे शेयर कीजिए, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।